हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। हमारी करंट अफेयर की टॉपिकल सीरीज में बिजनेस एंड इकोनॉमी वाले टॉपिक को हम अब कंटिन्यू करेंगे। मार्च मंथ की बिजनेस एंड इकोनॉमी सेक्शन से बनने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पर अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सभी के सभी टॉपिक्स का कंबाइंड प्लेलिस्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ बिजनेस एंड इकोनॉमी की कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक चाहते हैं तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर पर्सनली गाइडेंस के लिए इस यूजर नेम पर जाकर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूजर नेम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको हम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इन्होंने भविष्य निधि जमा के लिए ब्याज में 0.05% की वृद्धि की सिफारिश करने का निर्णय लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2022-23 के लिए लागू होने वाली जो नई दर होगी वो टोटल कितनी होगी। अब देखो, जरूरी नहीं है कि सिंपल इसी तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए। हो सकता है आपसे पूछ लें कि भाई हाल ही में आपका ईपीएफओ ने डिसाइड किया है कि ये अपने इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट के अंदर इतने डिपॉजिट्स में। कितना करेंगे? 0.05% करेंगे। अब इस वृद्धि के साथ साथ आपका जो टोटल नया रेट एप्लीकेबल पहुंच गया है वो कितना पहुंच गया है? तो वो आपको याद रखना है 8.15। याद रखोगे? अच्छा सवाल है। ईपीएफओ की पहले बात कर लेते हैं। सभी को पता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश के अंदर दिखने वाली जो सोशल सिक्योरिटी संस्थाएं होती हैं उनमें से आपकी ये एक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपकी कार्यरत रहती है। फॉर्मेशन कब हुई? 4 मार्च 1952 को इसकी आपकी फॉर्मेशन होती है। हेडक्वार्टर को लेकर सवाल पूछा जाए तो नई दिल्ली याद रखना है। चर्चाओं में किस लिए रहा वो हमने जान लिया कि कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाया। कितना बढ़ाया हमने वो जाना, और बढ़कर कितना हो गया हमने वो भी जाना। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में वो कौन सा बैंक है जिसने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करी। पहली चीज, आप जब भी न्यूज वगैरह देखा करें तो वहां पर आपको कई प्रकार की पार्टनरशिप देखने के लिए मिलता है। आपसे पूछा गया है कि भाई वो है कौन सा बैंक जो कि इस पार्टनरशिप में आया। वो उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी को इश्यू करने के लिए पार्टनरशिप में आए। किसके साथ आए? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ आए। ये रहेगा आपका यस बैंक, जो कि आपके इस पार्टनरशिप के अंदर आपका शामिल हुआ। ठीक है, याद रखोगे। अब देखो, यस बैंक की बात हो रही है तो यस बैंक को लेकर आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा मुंबई के अंदर। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि इसकी फाउंडेशन करी गई 2004 में। किसके द्वारा? राणा कपूर। और इनके साथ में नजर आएंगे आपके अशोक कपूर। ठीक है, याद रखनी है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला सवाल, किस बैंक ने रूसी संयुक्त उद्यम कमर्शियल इंडो बैंक में अपनी हिस्सेदारी अन्य वेंचर पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगभग इतने करोड़ रुपए में बेच दी? तो भाई साहब, जब कभी भी आपकी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर इस प्रकार का खरीदना बेचना देखने के लिए मिले तो कितने में खरीदा बेचा गया है, किसने खरीदा बेचा है, किसको खरीदा बेचा है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये आपको नजर आएगा कैनरा बैंक। चर्चा में क्यों था कि कैनरा बैंक ने अपने जो स्टेक थे किसके अंदर? रशियन ज्वाइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी करके नजर आता है, अपने दूसरे वेंचर पार्टनर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कितने रुपए में बेच दिए? 121.29 करोड़ रुपए में। कैनरा बैंक की चर्चा हो रही है। सभी को याद रखना है कि ये आपका स्थापित करा गया था 1906 में। कहां पर करा गया था? मैंगलोर में। मैंगलोर में ये आपका स्थापित किया गया। उसके बाद इसके राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन को लेकर पूछा जाए तो 1969 में ये आपका राष्ट्रीयकृत किया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसके फाउंडर कौन है तो इसमें आपको नजर आएंगे अमेम्बाल सुब्बा राव पाई। इनके नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, किसने क्रिक पे नामक क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया? भाई, इस प्रकार के आपके अगर कोई भी ऐप लॉन्च होते हैं तो ये फैंटेसी स्पोर्ट्स है जिसमें आपका पैसा इन्वॉल्व है। नाम क्या है? क्रिक पे है।
लॉन्च करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है, तो इनको तो आप जानते ही होंगे, अशनीर ग्रोवर को। इनके कई सारे इंटरव्यू भी वायरल हो रखे थे। तो भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने आपका ये नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसके अंदर वही फैंटेसी प्लेइंग टीम बनाओ, पैसे जीतो, टीम बनाओ, पैसे जीतो। याद रखना है नाम क्या था और फाउंड किसने किया वो भी याद रखना है। 22 मार्च 2023 को किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया? ऐप लॉन्च हो गया है, क्या नाम है? कॉल बिफोर यू डिग। सवाल आपको इसका पता चल जाएगा। मेनली आपका ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य ये है कि भाई जो आपके अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट्स होते हैं ना, अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट्स यानी कि जैसे कि आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आपके बिछाए जाते हैं, या फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज होती हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं। तो उसको आपका प्रिवेंट करने के लिए कि भाई उसमें कोई डैमेज ना आ जाए और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन सही तरीके से बनी रहे, ये आपका एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। इसको लॉन्च किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसलिए आपका ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? अगला सवाल, फ़रवरी 2023 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितने प्रतिशत घटकर इतने बिलियन डॉलर हो गया? एक्सपोर्ट में डिक्लाइन देखने के लिए मिला, आपकी इकोनॉमी की खबर बन गई। कितना परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है वो आपको बताना है, जिसकी वैल्यू इतनी है। तो इतना परसेंट ये आपका इतने वैल्यू पर लेकर आ गया है, प्रतिशत घटाव आपसे पूछा गया। 8.8% हमें इंडिया के एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन देखने के लिए मिला। बहुत बड़ी वैल्यू होती है ये। ठीक है, जबकि कोशिश तो यही करता है ना हर देश के ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें, एक्सपोर्ट करें। अब एक्सपोर्ट में कमी आ रही है तो चर्चाओं में आपके ऐसी खबर बन जाती हैं। 8.8% से घटा, ये आपने याद रखना था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रीब्रांड किया है? अलग अलग कंपनी अपने आप को रीब्रांड करती रहती हैं, अपने नाम चेंज करती रहती हैं। तो जिसने अपने आप को रीब्रांड करके बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में ला दिया है, और इसकी जो 13 योजनाएं हैं वो भी आपको नए नाम के रूप में नजर आएंगी। नाम बताना था, IDFC म्यूचुअल फंड ने ऐसा किया। रीब्रांडिंग करके नाम क्या आ गया? बंधन म्यूचुअल फंड का नाम से, और इसके बाद आपका ये चर्चाओं में बन गया। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। फरवरी 2003 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत कम हो गई है? हम रिटेल इन्फ्लेशन के कम होने यानी कि ईज होने की बात कर रहे हैं फरवरी 2023 के अंदर। आप में से कई सारे लोग ऐसे सवालों को देखकर थोड़ा सा अजीब सा फील करते होंगे कि यार ये क्या चीज़ चल रही है। देखो होता क्या है ना, जब हम कभी भी किसी रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ऐसे आपसे मंथली बेस आपसे नहीं पूछेगा कि फरवरी में कितनी रह गई थी, आपके एग्जाम वाले। लेकिन आपको एक आइडिया रहता है कि अभी कितना चल रहा है, आगे कितना है, सो दैट कि इसको आप आंसर राइटिंग में मल्टीपल चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकें। तो रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर आपको जो ईज़ यानी कि आपको कमी नज़र आई है, कमी नज़र आने के प्रतिशत वैल्यू आपको नज़र आएगी 6.44। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने किस बैंक के साथ मार्च 2023 में सह ऋण साझेदारी की? जब कभी भी साझेदारी नजर आए मार्केट के अंदर कोई भी बैंक की, बस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो बैंक का नाम बताना है। आधार हाउसिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड के साथ इन्होंने को लैंडिंग यानी कि हम आपके साथ मिलकर ऋण देंगे मार्केट के अंदर, तो ये बैंक रहेगा आपका यश बैंक। ठीक है, साझेदारी किसके साथ करी है? आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ करी है। किस क्षेत्र में करी है वो भी हमने जान लिया। तो यश बैंक आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च महीने की बिजनेस और इकोनॉमी की न्यूज़ का ये आपका अंतिम सवाल इस वीडियो में। मार्च 2023 में सेबी ने अपने कमोडिटी डायरेक्ट डेरिवेटिव, क्या लिख रहा है यार ये यहाँ पर हिंदी में देखते हैं, डेरिवेटिव सेगमेंट में रुपए नामित नया नाइमेक्स WTI कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंधन को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसे मंजूरी दी? क्या कह दिया कवि ने? मार्च 2023 के अंदर सेबी क्या कर रही है? आपकी एनओडी दे रही है। इन चार विकल्प में से बताना है किसको लॉन्च करने के लिए कि वो लॉन्च कर पाए। रुपी डोमिनेटेड नाइमेक्स, WTI क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर। सेबी इन्वॉल्व है, तो सेबी के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की सिक्योरिटी और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करते हैं, जो कि भारतीय सरकार के अध्ययन में आते हैं, यानी कि उनके पावर के अधीन आते हैं। स्थापना आपसे पूछी जाए 12 अप्रैल 1988 को आपको याद रखना है सेबी के
फाउंडेशन डे को लेकर, हेडक्वार्टर को लेकर आपको याद रखना है कि ये आपका मुंबई में हेडक्वार्टर है। सवाल का आंसर हो जाएगा कि इन्होंने एनओडी दिया किसको, एनएसई को, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। क्या लॉन्च करने के लिए, रुपी डोमिनेटेड नाइमेक्स डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के आपके आगे आने वाले कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स को आपका कर सकें। तो यार ये थी आपकी कुछ खबरें। वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें और उसके बाद ऑल वाला ऑप्शन चूज कर लें। आपको कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे के सारे टॉपिक्स का कंबाइंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे इंपॉर्टेंट लिंक भी आपको टेलीग्राम पर, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिला जाएगा आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।